हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, यानी दोस्त हमें इस मैट्रिक्स का आज लास्ट टॉपिक कवर करना है। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और 4-5 क्वेश्चंस भी आपको दोस्त कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं गारंटी के साथ दोस्त इस बात को कह रहा हूं कि इस टॉपिक में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आया, डेफिनेटली उस क्वेश्चंस को आप इजीली कर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको बताने वाला हूं, है ना दोस्त। आज इस मैथमेटिक्स का लेक्चर का नवा लेक्चर है, राइट। तो दोस्त, एग्जाम के आने से पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर करूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल लिंक को, ठीक है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस टॉपिक की ओर चलते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसको अच्छे तरीके समझेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ टॉपिक कौन कौन से हमारे कवर हो चुके हैं। एक तो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाएं कवर हो चुकी है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमने आपको रैंक बताई है। रैंक में भी 3 तरह की रैंक होती है। एक तो बाई माइनर द्वारा निकालते हैं, एक एशनल फॉर्म होती है। तो मैंने आपको वो 3 तरीके बताए हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। आज मैं आप स्टूडेंट्स को ये वाला भी लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, इसको भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम। दोस्त, किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग के तौर पे आपको थ्योरी के तौर पर आपको बताता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण की संगतता तथा असंगतता, क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंट यानी संगत का मतलब होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन है, एक से अधिक सॉल्यूशन है उसका। तो क्या कहेंगे? यदि किसी समीकरण निकाय के एक या एक से अधिक हल होते हैं तो उसे संगत समीकरण निकाय कहते हैं। आपने पहले भी इक्वेशन सॉल्व की होगी 10th क्लास में या 12th क्लास में। हमें 2 इक्वेशन दी हुई होती हैं और उसमें हमसे कहा होता है कि अगर ये संगत है तो इनको आगे सॉल्व करो। ठीक इसी प्रकार दोस्त, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ अभी। बस आप बने रहिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है। उसके बाद में इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? इसको हिंदी में हम असंगत कहते हैं। यदि किसी समीकरण निकाय का हल नहीं होता है तो उसे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको? हाँ, तो इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझिएगा। देखिए यहाँ पर 2x प्लस के 3y प्लस के 4z इज इक्वल्स टू 11 फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। इस तरह की आपको इक्वेशन दी हुई होगी, यानी x प्लस के 5y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 15 इक्वेशन सेकंड, 3x प्लस के 11y प्लस के 13z इज इक्वल्स टू 25 इक्वेशन थर्ड आ गई। ये 3 इक्वेशन हमें दी हुई है और हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुका है कि हमें इसको, यानी जो इसके कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, उसको आव्यूह के रूप में तोड़ लेते हैं और इनटू में एक्स वाई जेड जो है, जिसको हम एन भी कहते हैं एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड इसके मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल्स टू, अब जो राइट साइड में 11 15 25 लिखा हुआ है, इसको भी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसका नाम हमने बी दिया और इसको हमने एक्स किया, इसको हमने ए कहा, राइट। अब दोस्त आपको याद ये रखना है कि हमें इस वाले क्वेश्चंस को एशलन फॉर्म द्वारा सॉल्यूशन करना है, बाई माइनर द्वारा नहीं करना। रैंक किस तरह से निकालते हैं, हमें इसमें रैंक फाइंड करनी है। किस तरह से? रैंक कैलकुलेट बाय एशलन फॉर्म, है ना। एशलन फॉर्म क्या होता है, पहली वाली लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ, अच्छे तरीके से बताया उसको, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, इस वीडियो में भी आपको मैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। आप इस बात को, आप डरिए मत, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात आप समझने की ये है कि मैंने जैसे कि आपको जस्ट अभी बताया कि जो इसके कोफिशिएंट होते हैं 2 3 4, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है।
2 3 4 यानी उसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उसकी मैट्रिक्स बना ली और एक्स बना लिया, इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, बी आ गया। ए एक्स और बी कहा इसको हमने। मैट्रिक्स ए जो हमारा आव्यूह दिया हुआ है ये ए, इसको ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांक आव्यूह कहेंगे इस चीज़ को। क्लियर। उसके बाद में अब जी ए बी क्या होता है, जी ए बी मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ऑगमेंट, है ना, ऑगमेंट मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में हम संवर्धित आव्यूह कहते हैं, संवर्धित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा दोस्त, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस देखी होंगी अच्छे से तो आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर नोट के तौर पर आप याद ये रखेंगे कि इफ रैंक ऑफ ए, अगर ए की रैंक, जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स की रैंक अगर बराबर आती है जी ए बी के, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी इस आव्यूह की रैंक बराबर आती है जी ए बी के, जी ए बी क्या है उसको भी दोस्त मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझिएगा कि अगर इन दोनों की रैंक बराबर आती है तो वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट, संगत होगा, यानी उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या कहा कि अगर दोनों की रैंक क्या होती हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ जी ए बी। ठीक है, बी क्या है, ये रहा, यानी हम ए के डैश डॉट डॉट लगा करके बी लिखते हैं उसके पास में। क्लियर, मैं भी आपको जस्ट बताऊंगा। तो वो हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी वाली इक्वेशन हमारा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में इफ रैंक ऑफ ए, यदि मैट्रिक्स ए बराबर नहीं आती रैंक ऑफ जी ए बी के, अगर इसकी रैंक जो है, ये रैंक ए की रैंक जो है वो अगर बराबर नहीं आती है जी ए बी की, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझेंगे। एक चीज दोस्त आप और ध्यान ये रखिएगा, आर क्या होता है, इसको क्या कहा हमने, इसको हमने जैसे ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, संगत हो गया ये, अगर हमारी रैंक ए रैंक ऑफ जी बी के बराबर आ गई तो उसको हम आर भी कहते हैं। क्लियर, आर से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, तो अब उसके बाद में नोट तौर पर आप ये लिखेंगे अगर आर इज इक्वल्स टू एन, आर क्या है, आर हमारी रैंक है ना, और एन क्या है, एन हमारी, एन जो है हमारा एक्स वाई जेड का मान है, एक्स वाई जेड के जो मान आते हैं ना निकल करके वो हमारा यानी सॉल्यूशन होते हैं। तो उसका हम उसको क्या कहेंगे, उसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई जेड एन है और आर क्या है, आर हमारी रैंक है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आती है, रैंक और सॉल्यूशन दोनों बराबर आते हैं तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अगर दोस्त आर का मान कम आता हो एन से, एन मतलब एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड के जो मान निकल कर आएंगे उससे कम आता हो आर का मान, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे इसके। क्लियर, एन क्या है, अज्ञात राशियों की संख्या, यानी जैसे एक्स वाई जेड, जैसे कि जस्ट अभी आपको मैंने बताया है। क्लियर, हाउ मेक जी ए बी, क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं जी ए बी को। पहले तो हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखते हैं जो हमें दी हुई है मैट्रिक्स। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हमने ये बनाया, ठीक है, अब इसको यानी ए और ठीक इसके बराबर में, ठीक है ना, इसके बराबर में ए भी लिखेंगे हम, सॉरी बी लिखेंगे। बी क्या है हमारा 11 15 25 जो इजिकल्स टू के इधर दिए हुए हैं, इजिकल्स टू के इधर जो दिए हुए हैं वो ये हमारे किसका मान है, ये हमारा बी का मान है। तो इसको हम जी ए बी कहेंगे। ठीक है, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब दोस्त क्या होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। अभी मैं ऊपर आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर दोस्त, तो देखिए इसको होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, समघात समीकरण निकाय। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हाँ, मैंने आपको कहा बस क्या करते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं और 11 डॉट 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 लगाते हैं, 15 डॉट डॉट लगाते हैं। ये किसका मान है, ये बी का मान रखते हैं, यहाँ पर बी का मान, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये बी का मान रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप ये बात समझिएगा बी प्लस। उसके बाद में क्या, इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम को समघात समीकरण निकाय कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बी, यानी ये जो बी है इसका मान अगर हमें 0 दिया हुआ होता है तो वो वाली जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। अगर बी का मान 0 0 0 है, यानी यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में और हम याद रखेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा क्या होती है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। होमोजेनियस इक्वेशन जिसका बी 0 0 दिया हुआ होता है वो हमेशा संगत होती है
और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा, यानी उसका कोई हल होगा, ठीक है। अगर उसका कोई हल होगा तो एक्स वाई जेड के मान 0 आएंगे। अगर एक्स वाई जेड के मान 0 आएंगे तो उसको हमने क्या कहा, ट्राइवियल सॉल्यूशन, यानी निरर्थक हल। इसको हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, निरर्थक हल कहेंगे इसको। मैंने आपसे कहा कि अगर मैट्रिक्स बी का मान 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो उस वाली इक्वेशन सिस्टम को दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम कहेंगे। क्लियर। और हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम जो होती है हमेशा वो कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है ना। और संगत होती है तो एक्स वाई जेड के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर 0 होते हैं एक्स वाई जेड के मान तो निरर्थक हल होता है, यानी ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को अद्वितीय हल कहते हैं, जिसका हल होता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसमें क्या कहा हमसे, इसमें हमसे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है दोस्तों। कहीं भी आपको दिक्कत आती है दोस्त, मुझे आप कॉल कीजिएगा 9997574396। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका हल बताने के लिए, ठीक है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फाइंड द सॉल्यूशन। यानी हमें उसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन तो हम तभी बता पाएंगे जब वो हमारी जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हम नहीं बता पाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका। जब इनकंसिस्टेंट होगी, वो जब असंगत होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मैंने जस्ट आपको भी बताया है थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। कंसिस्टेंट होगी तो उसका सॉल्यूशन हम ज्ञात करेंगे और हमें ये प्रूव करना है कि वो कंसिस्टेंट है ये वाली इक्वेशंस। कैसे करेंगे दोस्त, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एशलन फॉर्म द्वारा हम इसकी रैंक को फाइंड करेंगे। एशलन फॉर्म द्वारा मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका दोस्त, हमने इक्वेशन लिखी, यहाँ पर तीनों इक्वेशन दी हुई है रही। प्रूव करना है हमें क्या, कि ये कंसिस्टेंट है और इसका हल बताइएगा, इस एक्स वाई जेड के मान बताइए। कैसे करेंगे दोस्त, एशलन फॉर्म द्वारा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणांक लिखेंगे, इसको गुणांक की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 5 2 1 3 3 5 11 4 7 13 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 11 15 25, ठीक है। अब दोस्त इसको मैंने ए कहा और इसको एक्स कहा, इसको बी कहा। ये बी का मान होता है, ये एक्स का मान होता है, ये हमारा ए का मान होता है, यानी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स यानी संवर्धित अवयव, ठीक है। तो जी ए भी कहते हैं संवर्धित अवयव। इजिकल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त, इजिकल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर। पहले तो हम लिखेंगे ए का मान, ठीक है, डॉट लगाएंगे बीच में, हर अंक के बाद में 3 डॉट, हर अंक के बाद में 3 डॉट, हर अंक के बाद में 3 डॉट। इजिकल्स टू जो यहाँ पर लिखा हुआ 11 15 25 उसको यहाँ पर उतार देंगे, ठीक, और उसको मैट्रिक्स में बंद कर देंगे, यानी इन ब्रैकेट में बंद कर देंगे उनको, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी। कौन सी मैट्रिक्स है, ऑगमेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद में अब दोस्त हमें, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑगमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, सॉरी एशलन फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पहला जो इसका अवयव होता है, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो होता है 1 लाना होता है। कैसे करेंगे, अगर हम इस वाली रो को इंटरचेंज कर दे इस वाली रो में तो क्या हो जाएगा, 1 5 7 15 2 3 4 11 3 11 13 25 हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया हमने, इन दो पर कोई फर्क, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली इन दोनों को आपस में चेंज किया है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्त, है ना दोस्त। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम यहाँ करेंगे कि अगर, चूंकि हमें यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर भी 0 करना है, और मैंने आपसे हमेशा बताया है कि यहाँ 0 करने के लिए क्या करते हैं, एक ही हमारी ट्रिक फॉलो होती है, क्या कि यहाँ पर जो है बस उसको हम यानी R2 को यहाँ पर जो है और यहाँ पर 1 रहता है तो R2 माइनस करते हैं 2R1, क्योंकि जब हम इस वन की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे, 2R1 क्या है हमारा, R1 का पहले एलिमेंट 1 है, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और R2 की जगह क्या है, R2 की जगह हमारा 2 है, तो 2 - 2 = 0 आ जाएगा। तो दोस्तों 0 बनाने के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, राइट। अब यहाँ पर 3 है तो 3R1 कर देंगे, R3 - 3R1, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 में लगाया तो इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं करी, केवल इसमें करी है, ठीक है। हाँ, हमने दोनों यहाँ पर ऑपरेशन लगातार साथ में लगाए हैं, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा हमारा, ये वाला 0 हो गया और ये वाला भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। R3 - 3R1 से, और ये वाला R2 - 2R1 से, ठीक है। उसके बाद जब दोस्त ये वाला हमारा 0 हो चुका है, ये वाले 0 हो चुके हैं। अब दोस्त एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी याद रखनी है, जब हम R2 में लगा रहे हैं R2 - 2R1,
R2 क्या है हमारा, R2 हमारा यहाँ पर -7 है, ठीक है। अभी तो हमने ये जीरो किया, उसके बाद में ये भी तो जीरो करेंगे ना, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, यहाँ पर भी तो ऑपरेशन लगाएंगे, -7 माइनस कर रहे हैं 2R1, 2R1, R1 क्या है हमारा यहाँ पर, एक दफा मैं इसको देख लेता हूँ नीचे करके, हाँ क्या है, -7 आ गया, -2, देखिए यहाँ पर R2 यानी R2 क्या है हमारा, इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया, माइनस करेंगे 2R1, 2 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे, 2 5 10, तो -10 हो जाएगा या नहीं, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, इजिकल्स टू 7 बचेगा, वो भी माइनस का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 4 में लगाओ, 4 में से माइनस कर रहे हैं, 2 7 14, तो 14 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा यहाँ पर, 10 बचेगा, वो भी माइनस का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आ गया है दोस्त, है ना। उसके बाद में 11 लिखेंगे यहाँ पर, 11 तो लिख दिया 11, माइनस करने का 2R1, यानी R1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -19, ठीक है, -19 आ जाएगा, तो यहाँ पर -19 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब R3 यानी 0, ये रहा R3 का पहला एलिमेंट, माइनस क्या कर रहे हैं, 3R1 यानी -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। क्या कर रहे हैं, 3R1 यानी R1 में, R1 क्या है हमारा, ये रहा R1, ये रहा, तो 5 दिया 15, तो 15 हो जाएगा, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर 15, अरे भाई यहाँ पर देखिएगा अच्छे तरीके से करते हैं इसको, R3 यानी R3 क्या है, -4 है, तो -4 किया हमने, ये रहा -4 किया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3R1, 3 क्या है, सॉरी 3 तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 5 ये रहा R1 में, तो 5 दिया 15, तो 15 और 4 कितने, -19। यहाँ पर मिस्टेक हुई है क्या भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है क्या, मैंने आपसे कहा कि R3 क्या है हमारा, R3, अरे भाई 11 है ना, 11 है ना R3, तो भाई 11 है ना R3, तो माइनस कर रहे हैं क्या, 3R1, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 3 15, -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, देखिए जैसे कि दोस्त आप यहाँ देख रहे हैं -4 आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, ज़रा सा भी दिमाग हटा दोस्त, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस बात को, है ना। अब दोस्त -8 लिखा, माइनस क्या कर रहे हैं, 3R1 यानी 7 3 21, -21 आ जाएगा, और -21 और 8 माइनस के 20, सॉरी यहाँ पर देखिए फिर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर ये 13 लिखेंगे ना, 13 तो 30 लिख दिया, माइनस क्या कर रहे हैं 3R1, तो 7 या 21 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 13 और 7 और 8, तो माइनस के 8 बच जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमने किया है, -20 लगाया, यहाँ पर -20 क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर देख ये वाला 25, ये वाला 25 माइनस कर रहे हैं क्या, 3R1 यानी 15 या 45, तो -45 इजिकल्स टू -15, तो -15 दोस्त आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर 20 बचेगा, -20 बचेगा यहाँ पर, तो -20 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्त जैसे ही आप इस वाले स्टेप पे पहुंचे तो R2 में, चूंकि हमें दोस्त यहाँ पर भी 1 बनाना है, कैसे बनेगा, अगर -1/7 से R2 में यानी दूसरी रो में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 5 7 15 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 7 यानी -7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 1/7 से, ठीक है। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ जाएगा हमारा, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर -10, तो -10 डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 1/7 से, माइनस प्लस 10/7, तो 10/7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 19 और किससे भाग कर रहे हैं, 1/7 से, 19/7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर -20 है, -20 है ना यहाँ पर, इस पर नहीं कर रहे, बस खाली इसी रो पे हमने मल्टीप्लिकेशन करी है, और R3 में -1/4 से कर रहे हैं, चूंकि हमें दोस्त यहाँ पर क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है, ठीक है। कैसा आएगा 1, जब हम R3 में -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस जगह हमारा 2 आ गया, और इस जगह 1, और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोस्त बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में अच्छे तरीके से कवर किया था। अब क्या करेंगे दोस्त,
अब अगर हम R3 में से माइनस कर दें R2, चूंकि अगर R3 में से यानी इस वाली रो में से अगर R2 को माइनस कर देंगे तो क्या यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा? अरे सर बिल्कुल आ जाएगा। 1 5 7 15 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 10/7 19/7 केवल 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0। 4/7 यानी हमने क्या किया, R3 क्या था पहले भाई हमारा 2 था, 2 माइनस 10/7 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4/7 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4/7 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर 5, ठीक है, और 19/7 तो 5 माइनस 19/7 को सोल्यूशन करेंगे 16/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद क्या करेंगे, R3 में यानी इस वाली इक्वेशन में अगर हम चूंकि 4/7 है यहाँ पर 1 लेकर आना है, कैसे आएगा? अरे सर बहुत आसानी से आ जाएगा, 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसके व्युत्क्रम से 4/7 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना रहेगा, 1 5 7 पर कोई फर्क नहीं और 15 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 0 1 10/7 19/7, तो यहाँ पर दोस्त हमारा आ जाएगा 0 0 1, चूंकि 7/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे कट जाएगा आपस में, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, है ना। अब ये दोस्त क्या ये एशेलन फॉर्म नहीं आ चुकी है? क्या इसका डायगोनल 1 1 नहीं हो गया और नीचे के जो ये 0 हो गए हैं? तो इसी को हम एशेलन फॉर्म कहते हैं। जब ये एशेलन फॉर्म बन चुकी है, अब क्या इसकी हम रैंक को फाइंड नहीं कर सकते हैं? अरे सर क्यों नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान है रैंक फाइंड करना। क्या करेंगे दोस्त, रैंक ऑफ ए, यानी हमें ये देखना है कि इस वाली मैट्रिक्स में जो हमारी ये ए का मान है, इस वाली मैट्रिक्स में कितनी रो में 0 की संख्या नहीं है, कितनी, मैंने कहा कि इस तीनों रो में ये देखना है कि कितनी रो में 0 की संख्या नहीं है। तो एक रो ये रही, इसमें भी 0 संख्या नहीं है। ठीक है, यानी अशून्य अंक नहीं है, इसमें भी शून्य अंक नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्त। मैंने क्या कहा, रैंक ऑफ ए यानी 3 आगे इसकी रैंक के सही, चूंकि यहाँ पर भी दोस्त ए शून्य, इस पूरी रो में शून्य नहीं आया है, इस पूरी रो में शून्य नहीं आया, इस पूरी रो में भी शून्य नहीं आया है। शून्य नहीं आने की वजह से 1 2 3 इसकी रो हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात अगर इसकी करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि रैंक ऑफ GAB, है ना। क्या करेंगे दोस्त, देखिए 1 2 3, तीनों में क्या है, अशून्य अंक है, तीनों रो में अशून्य अंक होने की वजह से 1 2 3 ही रैंक आ जाएगी इसकी। अब दोस्त हमने शुरू में ही पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB, यानी GAB को हमने AB लिखा, तो इन दोनों की रैंक बराबर आ रही है, बराबर आने की वजह से ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। यानी R इज इक्वल्स टू R मतलब रैंक, और n का मान, n क्या है XYZ, तो इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस चीज को दोस्त आप याद रखेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे उसके आगे, अरे इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल करेंगे सर। ए का मान रखेंगे, ये रहा ए का मान, एक्स का मान रखेंगे, ये रहा एक्स का मान, बी इज इक्वल्स टू ये रखा बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 3 समीकरण बन जाएगी यहाँ से दोस्त, 3 समीकरण बन जाएगी यहाँ से, ये रहा। इसको पहली रो और पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इज इक्वल्स टू 15 लिख देंगे। दूसरी रो पहला कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 19/7 रख देंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तीसरी रो ये वाली कॉलम और इज इक्वल्स टू ये रख देंगे तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं कि चूंकि ये 0 0 z इज इक्वल्स टू 4, यानी दोस्त यह हमारी तीसरी इक्वेशन आ चुकी है। इस तीसरी इक्वेशन का यानी z का मान, अगर हम z का मान z की जगह रख दें, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ से -3 निकल कर आ जाएगा। जब y का मान -3 निकल कर आ गया, इन दोनों z और -3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो यानी इस वाली इक्वेशन में z और x के मान, z और y के मान को, तो यहाँ से x का मान 2 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आए नहीं आए, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, इससे अलावा नहीं हो सकते हैं। मैं कैसे आपको बताऊँ दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ठीक इसी प्रकार दोस्त ये वाला क्वेश्चन हम लगाएंगे, इसमें पहली इक्वेशन दी हुई है, दूसरी तीसरी, प्रूव दैट एशनल सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी ये हमें सिस्टम बताना है कि ये तीनों इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट, संगत है या नहीं, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, हमें प्रूव करना है। ये कह रहे हैं कि प्रूव करना है तुम्हें कि ये संगत है, और संगत है तो इनके सॉल्यूशन भी हमें बताने हैं दोस्त, है ना। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। कैसे करेंगे,
ए यानी इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसको हमने ए कहा है ना, और जो एक्स वाई जेड है उसको हमने एक्स कहा, जो हमारे राइट साइड लिखे हुए हैं इजिकल्स टू के इधर उसको हमने बी बना लिया। अब ऑगमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, जी ए बी उसको हम कहते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स को, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, डैश डैश डैश, हर अंक के बाद में डैश डैश लगाएंगे 3 मरतबा, और यहाँ पर हम बी का मान रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें दोस्त देखिए एशलन फॉर्म में इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि पहला अवयव 1 होता है, तो 1 तो यहाँ से पहले से ही है ना। अगर हम चूंकि उसके बाद हमें यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, और यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, और यहाँ पर भी हमें 0 बनाना है। कैसे बनेगा, अरे बहुत आसान है सर। क्या करेंगे, R2 में से, इस वाले R2 में से माइनस कर देंगे इसको, तो क्या यहाँ पर 1 1, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी 6 में, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 = 0, 1 - 1 यहाँ पर आ जाएगा दोस्त हमारा क्या, R2 क्या है हमारा 2 है, 2 - 1 कर देंगे = 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया है यहाँ पर हमारा, ठीक है। उसके बाद में 2, ये रहा 2, और -1 कर देंगे = 1 आ जाएगा, तो 1 हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो रही है, गलती नहीं करनी है आपको, इसमें से माइनस करना है भाई। 2 में से 1 को माइनस करा = 1 आ गया, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या 2 नहीं आएगा, = 2 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब 8 में से जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो 8 - 6 = 2, सॉरी देखो फिर गलती कर रहा हूँ, क्या हो गया भाई, 14 - 6 करेंगे, 14 - 6 करेंगे = 8, तो ये आ गया 8 हमारा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 0 केस होगा, R3 में क्या कहा, R3 - R1 कर दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, इन दोनों रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हम बस हमने क्या किया, दोनों ऑपरेशन को साथ में लगाया है ना, ठीक है। पहले R2 में लगाया, फिर R3 में लगाया, R1 में कोई चेंजिंग हमने नहीं की, R2 और R3 में ही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्त, अब हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हम R3 में चेंज करें, यानी R3 - 3R2 करें, R3 यानी R3 क्या, ये रहा R3, माइनस करें 3R2, ये वाला, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3, और ये रहा 3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, चूंकि 6 से ये रहा 6, ठीक है, 6 आ गया, और 3 दूनी 6, तो -6 = 0 आ जाएगा, तो 0 भी हमारा यहाँ पर आ गया है। डेज लगाया यहाँ पर 24, तो 24, 8 या 24 - 24 करेगा तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ये वाला भी, ठीक है। अब ये एक एशलन फॉर्म बन चुकी है दोस्त, ये क्या बन चुकी है, एक एशलन फॉर्म बन चुकी है। जब ये एशलन फॉर्म बन चुकी है तो यहाँ से हम रैंक निकाल लेंगे भाई। क्या बताया मैंने आपसे ये कहा कि जिस लाइन में अशून्य अंक होंगे, जिस रो में अशून्य अंक होंगे उतनी ही उसकी रैंक होगी। जैसे यहाँ पर भाई इसमें कहीं ना कहीं तो अशून्य अंक है, अरे भाई सारे अशून्य अंक है। सेकंड में देखो, चाहे एक शून्य है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमारे ये देखना है कि ये अशून्य अंक है या नहीं है। अब तीसरी रो में सारे शून्य अंक है, तो अब हम कहेंगे कि एक यानी ये वाली और ये वाली, 1 और 2 इसकी रैंक हो जाएंगी, क्योंकि इस दोनों रो में अशून्य अंक है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए = 2। बात अगर हम करें इसकी जीबी की यानी ऑगमेंट की, पूरे उसकी करें तो क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ जीबी यानी 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस सबसे नीचे वाली में इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इससे रैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। अब सिर्फ ये देखेंगे, ये और ये वाली दोनों रो में अशून्य अंक हैं, शून्य से मतलब नहीं है, बस हमें अशून्य अंक देखने हैं। अगर यहाँ पर अशून्य अंक होता, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता, तो हमारा जीबी का मान यानी 1 2 3 आ जाता, ठीक है। यानी एक रो में अशून्य अंक की संख्या है, इसमें भी अशून्य अंक है, इसमें भी अशून्य अंक है, तो 3 इसकी रैंक आती है। अभी यहाँ पर शून्य है और केवल इनमें हमारा अशून्य अंक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि रैंक ऑफ जीएबी 2 आ जाएगी। दोनों की रैंक बराबर आ रही है, तो क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ जीबी, यानी ये कंसिस्टेंट है। इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, संगत है। संगत है तो सॉल्यूशन बताओ। अरे सर मैंने आपसे कहा था कि रैंक रैंक मतलब 2 आ रही है, बराबर आ रही है, तो रैंक अब n के मान कितने आएंगे, n के मान x और y और z 3 आ रहे हैं, तो क्या होगा इसकी, यानी ये भाई n क्या होती है, x y z होता है, तो 3 माइनस कर, सॉरी ये 3 है x y z के मान, n के मान, अब ये ज्यादा हैं किससे, इस रैंक से, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके।
अगर n का मान बड़ा है इस रैंक से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद भी कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम कैसे मानते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पर समझ गए दोस्त। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए का मान रखा, जो अभी निकल कर आई है दोस्त, ए जो अभी निकल कर आई है, जैसे कि मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, ए ये रहा ए, ये ए का मान रखो, इसके मल्टीप्लाई में रखो बी, है ना, इसके मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे एक्स वाई जेड, सॉरी इसके मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे हम एक्स वाई जेड, ठीक है। उसकी इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे आप, इजिकल्स टू के इधर में लिखेंगे आप 680, ठीक है। तो इसको ना आपने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद पहली रो पहले कॉलम से पहली इक्वेशन बन जाएगी, पहली रो दूसरी रो और पहले कॉलम से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, और तीसरी रो इसमें तो जीरो आ जाएगा, यानी ये हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, चूंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा कि इसमें हमें मानना पड़ेगा z इजिकल्स टू के, z की जगह मान लेते हैं कि z इजिकल टू के, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे z की जगह, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस के इजिकल्स टू 6x प्लस वाई, इस के को पक्षांतर कर देंगे 6 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कहाँ, यहाँ तक आ गए ना हम, हाँ। अब यहाँ से y से देखिए, इधर से निकालिए तो y, और इस 8 तो ये रहा 8 और -2z हो जाएगा उधर जा करके। z की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, z की जगह क्या रखेंगे, k, ये रहा। तो यहाँ पर हमने -2 के कर दिया, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। x का मान यहाँ से हमने, अब इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, किसकी जगह, y की जगह, इसकी जगह पुट कर देंगे। और z का मान क्या है, k है, तो यहाँ से जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ से दोस्त x इज इक्वल टू 6 माइनस के -8 प्लस के 2 के, x इज इक्वल टू -2 प्लस के, यानी x का मान क्या रहेगा, k -2 आ जाएगा। अगर हम z इज इक्वल टू 1 रखें तो k इज इक्वल टू 1 पर, और सॉरी अगर k इज इक्वल टू 1 रखें, इसकी जगह 1 रखें, तो x का मान यहाँ पर 1, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ इधर देखिएगा दोस्त, अगर हम इस k की जगह 1 रखें, चूंकि k क्या है 1 2 3 4 एंड सुन अनंत इनफाइनाइट तक है इसका सॉल्यूशन, तो इस k की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 -2, यानी x का मान -1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 8 -2, यानी k की जगह 1 रखा हमने, दूसरी इक्वेशन से देख लीजिएगा आप, तो y इज इक्वल टू 8 -2, यानी y का मान 6 आ गया, z का मान 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो इसके अनंत हल हो सकते हैं, 1 रखा, अभी 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सुन अनंत तक रखते रहेंगे तो आते रहेंगे अलग अलग, तो अनंत इसके हल हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले में ठीक इसी प्रकार देखिए दोस्त, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, हमें इसमें हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं। प्रूव दैट इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, असंगत है, यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्त, वही रूल इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स GAB। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखा हमने, ये लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद में इसको लिखा डॉट डॉट करके। अब R इसमें लगाएंगे, चूंकि दोस्त यहाँ पर 1 है, अरे भाई एशेलन फॉर्म का जो पहला अवयव होता है 1 होना चाहिए, लेकर आना पड़ेगा 1 ना 1, तो यहाँ पर 1 है ऑलरेडी पहले से। क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर 0 बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ 0 बनाते हैं और यहाँ बनाते हैं। क्या करेंगे उसके लिए बहुत आसान, R2 जितना यहाँ रखा हुआ है उतने से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो 2 R1 माइनस करेंगे R3 में से, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट उसमें स्टेप में यहाँ पे 0 0 बन जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई बात अभी नहीं हो रही है हमारी। 0 0 -2, इस तरीके से आप कर लीजिएगा माइनस, अच्छे तरीके से, है ना, आपकी अच्छी तरीके से कंसेशन बन जाएगी। तो R3, अब देखिए दोस्त यहाँ पर R3 प्लस R2, R3 क्या है हमारा, ये रहा R3, प्लस कर देंगे R2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, है ना, 13 प्लस 7 इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो 13 7 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 0 ये वाला 0 हो गया, ये वाला 20 हो गया, इसको हमने ऐसे रखा सेम, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए जो है, देखिए यहाँ पर अब R2 से -1/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लेकर आना है, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू माइनस के 1/2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
कितना बचेगा दोस्त, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर हमारा आ गया है, ठीक है। 5/2 -1/2 से कर रहे हैं और माइनस ये रहा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्त यहाँ क्या है, तो अब ये हमारी एक क्या आ चुकी है, एशलन फॉर्म आ चुकी है ना, 1 और 1 आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि इसकी जो रैंक है वो कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इसकी पहले इसकी निकालनी है हमें रैंक। उसका नेम क्या होता है, बस अशून्य अंक देखने होते हैं, कितने रो में है अशून्य अंक। इस वाली रो में भी अशून्य अंक है, इस वाली रो में अशून्य अंक है, लेकिन इसमें सब शून्य अंक है, तो 1 और 2 बस 2 ही इसकी रैंक हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इज 2 रैंक ऑफ ए बी। अगर हम बात करें ए बी की, जी ए बी की, तो यहाँ देखिए आप, 1 यानी इसमें अशून्य अंक आ रहा है, इसमें भी अशून्य अंक है और इसमें भी अशून्य अंक है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 1 2 3, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, जी ए बी। तो क्या कहेंगे, इक्वेशन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारी यही प्रूव हो चुकी है, आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का दोस्त हिंट देता हूं मैं आपको। 2x प्लस के 3y माइनस जेड इजिकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। x माइनस वाई माइनस के 2z इजिकल टू 0, इक्वेशन सेकंड। 3x प्लस वाई प्लस के 3z इजिकल टू 0, इक्वेशन 3 आ गई। प्रूव दैट इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, संगत, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट है, यानी ये संगत है। इसका सॉल्यूशन भी हमें बताना है। क्या करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे, तो a और x और b इसी तरह से लिखेंगे इसके कोफिशिएंटों को, और x का मान यानी x y z और b का मान मतलब 0 0। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था होमोजीनियस, यानी जब वो b का मान 0 0 दिया हुआ होता है तो वो एक जो सिस्टम होता है वो होमोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें हम ऑगमेंट मैट्रिक्स द्वारा करते हैं, जी ए बी, इसका हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको एशलन फॉर्म में करना पड़ेगा। भाई जी ए बी क्या होता है, एशलन फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको हमें 0 0 0 0 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद का स्टेप, अगर हम, चूँकि दोस्त यहाँ पर 1 होना चाहिए एशलन के लिए, R1 में से R2 को क्या कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। 1 -1 -2 0, यानी ऊपर की ये वाली नीचे और ये वाली ऊपर कर दी हमने, दोनों को ऊपर कर दी, ऊपर नीचे कर दी, तो ये इंटरचेंज हो गई आपस में। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना, क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 कैसे करेंगे, R3 माइनस 3 R1, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके का हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 1 लाने के बाद में इस वाली रो में से इस रो को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर 1 बनाते हैं, 1/5 से की R2 में, 1/4 से करी R3 में, दोनों में करी तो 1 -1 -2 0, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1, 3/5 9/4, ये वाला 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम R3 में से R2 को माइनस कर दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 बनाना होता है। 1 -1 1 0 -2 3/5 3/20 0 0 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, ये एक एशलन फॉर्म टूट चुकी है। अब इसकी रैंक बतानी, रैंक ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 1, यानी इसमें भी हमारा अशून्य अंक आ रहा है। कहाँ है अशून्य अंक, अरे सर ये रहा, इसमें भी अशून्य अंक आ रहा है, ये रहा, इसमें भी हमारा अशून्य अंक आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसकी रैंक होगी 1 2 3, चूंकि इसमें तीन लाइनें हैं ना, 3 लाइनों में अशून्य अंक आ रहे हैं, तो 3 इसकी रैंक हो जाएगी। बात करें जी ए बी की, यानी रैंक ऑफ जी ए बी, तो अब 1 2 3 इसकी भी 3 रैंक होगी, चूंकि इस वाली रो में भी हमारे अशून्य अंक की संख्या है, इसमें भी हमारे अशून्य अंक की संख्या है, इसमें भी हमारे अशून्य अंक की संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारी इसकी रैंक 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 3 रो में अशून्य अंकों की संख्या आ रही है। अब क्या कहेंगे दोस्त, कंसिस्टेंट यानी संगत है। अरे भाई जब दोनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट संगत है। तो R इज इक्वल्स टू, यानी रैंक इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 3, ठीक है भाई। N का मान कितना होता है, x y z 3 ही तो मान होते हैं, और 3 बराबर 3 और बराबर 3, तीनों के मान बराबर आ गए दोस्त। तो क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ट्राइवल सॉल्यूशन, निरर्थक हल, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, x y z के मान भी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे दोस्त, है ना। मैंने कहा आपसे x y z के मान भी यहाँ पर 0 हो जाएंगे, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं।
ए का मान रखो यहाँ पर जो निकल कर आया भी एक ये वाला है, ये वाला मैट्रिक्स ए, ठीक है। उसके बाद में रखो एक्स का मान एक्स वाई जेड, उसके बाद रखो इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। वहाँ से रखने के बाद दोस्त यहाँ से आप एक्स वाई का जेड का मान भी 0, वाई का मान भी 0 और एक्स का मान भी 0, तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और आप डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले कवर करूँगा, बार बार कहता हूँ ये बात।